बाहर घनघोर अंधेरा था। आसमान से पानी नहीं बल्कि साक्षात कयामत बरस रही थी। प्रधान जी के पुराने मकान की टिन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई लगातार नगाड़े बजा रहा हो। कमरे में अंधेरा था। सावन का महीना खत्म होने को था, लेकिन इस बार की बारिश ने पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आज 2 दिन से बिना रुके मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी अंधेरे कमरे में बैठे थे गांव के मुखिया भानु प्रताप सिंह, गांव के ही एक बुजुर्ग हरिनारायण और शहर से आए डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद 2 दिन के मेडिकल कैंप के लिए इस गांव में आए थे। उनके साथ उनका एक दोस्त भी आया था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण वो दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। अचानक लकड़ी का भारी दरवाजा खुला। भानु प्रताप, अनर्थ हो गया। उसे फिर से देखा गया है। पंडित जी की ये बात सुनते ही कमरे में फैली फुसफुसाहट अचानक थम गई, मानो उस एक वाक्य ने सबका खून जमा दिया हो। डॉक्टर आनंद, जो शहर के पढ़े लिखे इंसान थे, उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इस साधारण सी बात पर पूरा कमरा इस तरह मौत के सन्नाटे में क्यों डूब गया। पंडित जी अंदर आए और बैठ गए। उनकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं भानु प्रताप। मेरी बात लिख कर रख लो। आज नहीं तो कल इस गांव में फिर एक लाश गिरने वाली है। वो लौट आया है। डॉक्टर आनंद हैरान रह गए। मुखिया का चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ चुका था। डॉक्टर आनंद से अब और रहा नहीं गया। पंडित जी, आखिर बात क्या है? आप लोग इस तरह डर क्यों रहे हैं? किसे देखा गया है और ये लाश की बात आप क्यों कर रहे हैं? मुझे भी तो बताइए। डॉक्टर बाबू, आप शहर के रहने वाले हैं। इस गांव का इतिहास बहुत पुराना और खौफनाक है। आप यहाँ नए हैं, इसलिए आपको इस मिट्टी के श्राप के बारे में कुछ नहीं पता। तो समझाइए ना पंडित जी। जब तक आप खुलकर नहीं बताएंगे, मैं कैसे समझूंगा कि इस बारिश की रात में आप लोग भूत प्रेतों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने एक बार मुखिया भानु प्रताप की तरफ देखा। मुखिया के चेहरे की झुर्रियां और गहरी लग रही थीं, जिससे कमरे का माहौल और भी रहस्यमयी हो गया था। डॉक्टर बाबू, आप 2 दिन पहले जब गांव में आ रहे थे तो आपने उस काली मंदिर के पास वाले विशाल पेड़ को देखा था जिस पर आकाशीय बिजली गिरी थी। हाँ, मैंने देखा था। गांव के लोग उसे बूढ़ा बरगद कह रहे थे। मैंने सुना है कि वो पेड़ सदियों पुराना है और बिजली गिरने के बाद भी वो सूखा नहीं बल्कि दोबारा हरा भरा हो गया। यही तो भ्रम है डॉक्टर बाबू। असली सच कोई नहीं जानता। उस पेड़ पर जब भी बिजली गिरती है तो वो कोई आम घटना नहीं होती। हमारे हरिनारायण दा ने अपने बचपन से लेकर आज तक उस पेड़ को कई बार सूखते और फिर से जिंदा होते देखा है। लेकिन सच ये है कि वो पेड़ इस गांव का एक खौफनाक संकेत है। जब भी इस गांव पर कोई बहुत बड़ी बला मंडराती है तो उस पेड़ पर बिजली गिरती है। वो पेड़ गांव का श्राप अपने ऊपर लेता है। लेकिन इस बार खतरा बहुत बड़ा है। श्राप? कैसा श्राप पंडित जी? आज के विज्ञान के युग में आप इन बातों पर यकीन करते हैं? विज्ञान जहां खत्म होता है डॉक्टर बाबू, वहां से इस गांव की सीमा शुरू होती है। मैं जब अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि रामू, चरवाहे की पत्नी, अपने घर के आंगन में खड़ी होकर पागलों की तरह रो रही थी और अपने बेटे का नाम पुकार रही थी। अंधेरे आसमान की तरफ देखकर वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। क्या रामू का बेटा? क्या उसने रामू के बेटे को देख लिया? रामू की पत्नी कह रही थी कि उसका बेटा कुछ देर पहले तक घर के बाहर ही था। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और वो गायब हो गया। डॉक्टर बाबू, ये उसी साये का काम है। वो आ चुका है। आप लोग बार बार वो और साया कह रहे हैं। साफ साफ बताइए कि आखिर मामला क्या है? डॉक्टर बाबू, इस गांव पर एक पुराना साया है। हर 20 से 22 साल के बाद सावन के इसी महीने में गांव में एक अजीब सी खौफनाक आवाज गूंजती है। एक ऐसी अदृश्य ताकत आती है जो लोगों को उनके अपनों की आवाज में पुकारती है, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। इसे यहाँ के लोग निशी की पुकार कहते हैं। निशी की पुकार? ये तो सिर्फ एक लोक कथा लगती है।
सम्मोहन या किसी मानसिक बीमारी के कारण लोग गायब होते होंगे और आप लोग उसे भूत का नाम दे रहे हैं। यह कोई कहानी नहीं है डॉक्टर बाबू। आज से ठीक 23 साल पहले जब मैं आपकी उम्र का था, मुझे भी यही लगता था। लेकिन जब मेरी आंखों के सामने मेरे अपने दोस्त को उस साये ने लील लिया, तब मेरा भ्रम टूटा था। वो रात भी ऐसी ही डरावनी थी। बात आज से ठीक 23 साल पहले की है डॉक्टर बाबू। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 25 से 26 साल रही होगी। गांव में हर तरफ सावन की यही झमझम बारिश हो रही थी। उस समय मेरे साथ मेरा एक जिगरी दोस्त हुआ करता था, मोहन। बचपन की पाठशाला से लेकर जवानी के आवारापन तक हम दोनों हमेशा साये की तरह साथ रहते थे। वो इस गांव का नहीं था, शहर से अपनी नानी के घर आया था, लेकिन फिर वो यहीं का होकर रह गया। बल्कि यूं कहूं तो इस गांव की मिट्टी ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया। क्या हुआ था मोहन के साथ? क्या वो भी इसी तरह गायब हो गया था? हाँ डॉक्टर बाबू, 2 दिनों से ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी जैसी आज हो रही है। हम सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तीसरे दिन शाम के वक्त बारिश थोड़ी थमी तो घुटन मिटाने के लिए मैं और मोहन बाहर निकले। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान में काले बादलों का डेरा था। हम दोनों टहलते हुए गांव के मुहाने पर बने उस बड़े तालाब की तरफ जा रहे थे। रास्ते में किसी के घर से शंख बजने की आवाज आ रही थी, जो उस सन्नाटे में बड़ी डरावनी लग रही थी। हाँ, मुझे याद है, उसी शाम रामू के चाचा भी अचानक लापता हुए थे। बिल्कुल ठीक कहा भानु प्रताप तुमने। खैर, मैं और मोहन बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारे दाईं तरफ एक बहुत ही घना और पुराना जंगली इलाका था। अचानक चलते चलते मोहन के कदम रुक गए। वो जड़ हो गया, जैसे उसने कोई पत्थर देख लिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ मोहन, रुक क्यों गया? जल्दी चल, वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। मोहन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें उस घने जंगल के भीतर किसी गहरे अंधेरे कोने पर टिकी हुई थीं। मैंने दोबारा पूछा, क्या देख रहा है भाई? कोई सियार या जंगली जानवर होगा? चल यहाँ से। तब मोहन ने बहुत ही अजीब और डरी हुई आवाज में बोला, नहीं सुरेश, कोई जानवर नहीं है। उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। वो मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। पंडित जी, शाम का वक्त था। घने जंगल में पेड़ों की परछाइयां अक्सर इंसानों जैसी दिखाई देती हैं। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। मोहन को कोई भ्रम हुआ होगा। शुरुआत में मैंने भी यही सोचा था डॉक्टर बाबू। मैंने उससे कहा कि तेरा वहम है, चल। हम आगे बढ़ गए। लेकिन उस पल के बाद से मोहन का पूरा बर्ताव बदल गया। वो जो रास्ते भर बकबक कर रहा था, अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। मैं आगे आगे चल रहा था और वो मेरे पीछे। मुझे महसूस हो रहा था कि वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। जब हम तालाब के पास पहुंचे तो चारों तरफ घनेरा अंधेरा छा चुका था। तालाब का पानी काले तेल जैसा दिख रहा था। वहां मोहन अजीब हरकतें करने लगा, जैसे उसके अंदर कोई छटपटाहट हो, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो। ये तो किसी मानसिक दौरे या पैनिक अटैक के लक्षण हैं। डॉक्टर बाबू, काश ऐसा ही होता। जब मैंने मोहन का हाथ पकड़ा तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने उससे पूछा, मोहन, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? उसने कांपते हुए होठों से जो कहा, वो मेरे कानों में आज भी गूंजता है। सुरेश, कोई हमारे पीछे आ रहा है। वो जंगल से ही हमारे साथ साथ चल रहा है। वो मेरे बहुत पास है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर गिरती बारिश की हर बूंद की थाप साफ सुनी जा सकती थी। डॉक्टर आनंद अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि पंडित जी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि एक गहरे सदमे को बयां कर रहे हैं। मैं डर गया और मैंने मोहन को कहा कि चलो घर वापस चलते हैं। लौटते समय फिर से वही जंगली रास्ता आया। मोहन अचानक रुक गया और उसने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, वो वहां खड़ा है। मैंने उस तरफ देखा, लेकिन मुझे सिर्फ काला सियाह अंधेरा दिखाई दिया। मुझे लगा मोहन मजाक कर रहा है। मैंने गुस्से में कहा, कहाँ है? कोई तो नहीं है, तू पागल हो गया है? लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा उस अंधेरे की तरफ देखा, मुझे महसूस हुआ कि मोहन झूठ नहीं बोल रहा था।
उस घने अंधेरे में एक ऐसी कशिश थी, एक ऐसा खिंचाव था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूं। क्या हुआ? आप होश में कैसे आए? मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक उस अंधेरे को एकटक देखता रहा, लेकिन जब अचानक बिजली कड़की और आसमान चमका तो मेरा सम्मोहन टूटा। मैंने चौंक कर अपने पास देखा। मोहन वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। मैंने पागलों की तरह उसका नाम पुकारा, मोहन, मोहन, लेकिन उस काले जंगल से सिर्फ मेरी ही आवाज गूंज कर वापस आ रही थी। मेरे अंतर्मन ने मुझसे कह दिया कि मोहन अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं डर के मारे हांफता हुआ गिरता पड़ता अपने घर की तरफ भागा। अगली सुबह हम सब मोहन को ढूंढने निकले थे डॉक्टर बाबू। पूरा गांव उस जंगल के पास इकट्ठा था। हाँ हरिनारायण दा, और जो हमें मिला वो देखने लायक नहीं था। जंगल के बीचों बीच मोहन का शव पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ छपा था और उसके शरीर से किसी भी तरह की चोट या खून का निशान नहीं था। बस ऐसा लगता था मानो किसी ने उसके शरीर से जीवन की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली हो। डॉक्टर बाबू, यही है निश्चय का बुलावा। जिसे ये एक बार पुकार ले उसका बचना नामुमकिन है। और आज वो साया फिर से लौट आया है। पंडित जी की बात खत्म होते ही कमरे में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा पसर गया। डॉक्टर आनंद के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। अब तक वो इन बातों को अंधविश्वास मान रहे थे, लेकिन पंडित जी की आंखों में जो खौफ था वो झूठा नहीं हो सकता था। इसी बीच बैठे बुजुर्ग हरिनारायण ने एक ठंडी सांस ली और बोलना शुरू किया। पंडित जी तो खुशनसीब थे डॉक्टर बाबू कि इनका सिर्फ दोस्त गायब हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तो मेरी रूह को ही मुझसे अलग कर गया। डॉक्टर बाबू, क्या आप जानते हैं कि अपनों को अपनी आंखों के सामने किसी अदृश्य ताकत के पीछे खींचे चले जाते देखना कैसा होता है? हरिनारायण की आवाज में इतना दर्द और खौफ था कि डॉक्टर आनंद को अपने शरीर में एक सिहरन महसूस हुई। हरिनारायण दा, आपके साथ क्या हुआ था? क्या आपने भी उस साय को देखा था? देखा था डॉक्टर बाबू, बहुत करीब से देखा था। यह बात भी उसी दौर की है जब मैं जवान था। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अपने एक दूर के चाचा के पास पला बढ़ा। मैं थोड़ा आवारा किस्म का लड़का था। यहाँ वहाँ घूमना, काम से जी चुराना, यही मेरी आदत थी। मेरे चाचा ने सोचा कि इसकी शादी करा दूंगा तो यह सुधर जाएगा, और हुआ भी यही। मेरी शादी राधा से हुई। उसके आते ही मेरी जिंदगी बदल गई। मैं घर की जिम्मेदारी समझने लगा। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राधा बहुत ही संस्कारी और भली लड़की थी। पूरे गांव में सब उसकी इज्जत करते थे। हाँ भानु प्रताप, लेकिन उस साल भी सावन के महीने में ऐसी ही आफत की बारिश शुरू हुई। कई दिनों तक हम सब घरों में बंद थे। एक शाम मैं गांव के कुछ लोगों से खेती बाड़ी की बात करके थोड़ा देर से घर लौटा। रात के करीब 9 या 10 बज रहे होंगे। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। मैंने और राधा ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। अचानक राधा उठी और उसने घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया। मुझे लगा शायद वो बाहर आंगन में कुछ देखने गई है। मैं कमरे में बैठा था। बाहर बारिश की रफ्तार अचानक और तेज हो गई। टिन की छत पर पानी का शोर इतना बढ़ गया कि कमरे में बैठे लोगों को एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा था। हरिनारायण ने आगे कहना शुरू किया। काफी समय बीत गया, लेकिन राधा वापस नहीं आई। मेरे मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं दबे पांव आंगन में आया। आंगन बिल्कुल खाली था। तभी मेरी नजर घर के पीछे वाले बड़े धान के खेत पर पड़ी। डॉक्टर बाबू, उस घने अंधेरे और रिमझिम बारिश के बीच कोई खेत की पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैंने देखा वो राधा थी। वो अकेली नहीं थी। उसके कुछ कदम आगे एक धुंधली काली परछाई चल रही थी। एक ऐसी आकृति जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात अंधेरा ही इंसान का रूप धरकर चल रहा हो। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आवाज क्यों नहीं दी? मैं चिल्लाया डॉक्टर बाबू। मैं पागलों की तरह चीखा, राधा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? लेकिन वो ऐसे चल रही थी मानो उसने अपने कान बंद कर लिए हों। वो सम्मोहित थी। उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी।
वो बस उस काली परछाई के पीछे पीछे खींची चली जा रही थी। मैं भी पगडंडी पर भागा। जो रास्ता मैं दिन के उजाले में पलक झपकते पार कर लेता था, उस रात वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना तेज दौड़ता, राधा और वो साया उतना ही दूर होते जाते, जबकि वो दोनों सिर्फ सामान्य गति से पैदल चल रहे थे। यही तो उसका माया जाल है, वो समय और दूरी को अपने हिसाब से मोड़ देता है।